गुड मॉर्निंग साथियों। कल की जो क्लास थी उसके अंदर हमने रिवीजन किया था। जो हमारे जो भक्ति काल है उसकी जो सगुण शाखा थी, उस सगुण में जो रामाश्री काव्यधारा है उसके जो कवि थे तुलसीदास और अन्य कवि, उनका हमने अच्छे से रिवीजन किया। उस रिवीजन के साथ में ही हमारा जो भक्ति काल है वो कंप्लीट हो चुका है। भक्ति काल है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने जो हिंदी साहित्य के दो महत्वपूर्ण काल थे, एक भक्ति काल और उससे पहले था आदि काल। आदि काल, इन दो को अच्छे से, इनके जो जितने भी महत्वपूर्ण जो कवि थे उनका अच्छे से हमने अध्ययन कर लिया है। और इसके बाद में हमारा जो 3 नंबर का काल है वो आता है रीति काल। उसकी शुरुआत हम आज से करने जा रहे हैं। तो आज से हम रीति काल के जो कवि है उनका अच्छे से अध्ययन करेंगे और फिर इसके बाद में हमारा जो 4 नंबर का है जो आधुनिक काल, और उस आधुनिक काल के अलग अलग भाग किए गए, भारतेंदु काल है, द्विवेदी काल है, छायावाद है, अलग अलग है, वो उसको हम क्रम से अच्छे से पढ़ेंगे। तो मैं बीएल लूणा, मेरे YouTube चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो आपको मॉर्निंग में प्रत्येक दिन 8 बजे मिल जाती है। मॉर्निंग में 8 बजे आपको वीडियो मिल जाती है, तो कंटिन्यू आप नियमित वॉच करते रहे। दूसरी बात, फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड की अच्छे से मैंने क्लासें अपलोड कर रखी है, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपको सारी क्लासें हैं वो कंटिन्यू मिल जाएंगी। अच्छे से आप उसको वॉच करते रहे। उसकी जो पीडीएफ फाइल है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो उस टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी बात है, हमने आदिकाल की जो पीडीएफ फाइल है जो हमने अभी पढ़ा है उसकी पीडीएफ फाइल मैंने टेलीग्राम पे सेंड कर दी। और अब भक्ति काल है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। जल्द ही इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए। अब देखिए, हम रीतिकाल की शुरुआत करते तो बात आती है रीतिकाल की। तो रीतिकालीन कवि, उस रीतिकाल को पढ़ने से पहले थोड़ा हम रीतिकाल के बारे में यहाँ चर्चा कर लेते हैं कि रीतिकाल है उसकी शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई। तो देखिए, एक बार मैं इसको इरेज करता हूं। अब देखिए रीतिकाल, तो रीतिकाल की हम बात करें तो रीतिकाल की जो समय सीमा है, रीतिकाल की समय सीमा है वो हमारी कहां से कहां तक मानी जाती है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो हमने देखा कि पहले पढ़ के आए हम, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने इसकी जो समय सीमा है वो अलग मानी है और जो सर्वमान्य मत है वो अलग माना है। तो 1650 से लेकर, ये ईस्वी की बात हो रही है, और 1850 ईस्वी, 1850 ईस्वी, ये जो है वो सर्वमान्य मत है। सभी ने ऐसा माना है कि 1650 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक रीतिकाल है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें, हम शुक्ल की बात करें तो उन्होंने इसको विक्रमी सन में माना है, और विक्रमी में उन्होंने इसको 1700 से लेकर 1900 विक्रमी तक माना है। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण हो जाती है, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके अलावा रीतिकाल के कुछ नामकरण किए गए, अलग अलग विद्वानों ने रीतिकाल को अलग अलग नामों से पुकारा है। तो जैसे अलंकृत काल की बात करें तो अलंकृत काल कहा रीतिकाल को मिश्र बंधुओं ने, कलाकाल कहा है मिश्र बंधुओं ने, रमा शुक्र सकाल, रमा शुक्ल रसाल और हमारे डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उन्होंने इसको श्रृंगाल काल कहा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, रीतिकाल हमारे शुक्ल ने कहा है, और रीति श्रृंगार काल है वो डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने कहा है। तो ये जो चीजें मैंने आपको शॉर्ट में बताई है, बाकी जो हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ाया है वहां पर मैंने इसको अच्छे से बताया पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर हम कवियों के हिसाब से अध्ययन कर ले, तो इसलिए आप वहां जाकर इसको देख लीजिए। अब रही बात की रीतिकाल, तो रीतिकाल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसके अंदर 3 तरह के कवि मिलते हैं। एक होते रीतिबद्ध कवि, दूसरे होते रीति सिद्ध कवि, और तीसरे रीति मुक्त कवि। इनको भी मैंने अच्छे से वहां पर समझाया कि रीतिबद्ध क्या है, रीति सिद्ध क्या है और रीति मुक्त क्या है। अब इसके बाद में रीतिबद्ध में कौन कौन से कवि आते हैं,
रीति सिद्ध में कौन कौन से कवि आते और रीति मुक्त के अंदर कौन कौन से कवि आते, तो इनके बारे में भी मैंने वहां पर सूत्र के द्वारा अच्छे से समझाया कि रीतिबद्ध है उसका एक अच्छे से सूत्र बनाया। तो आपको उस सूत्र को याद कर लोगे, एक लाइन बनाइए और उस लाइन को आप अगर याद कर लोगे तो आपके रीतिबद्ध में आने वाले सारे कवि है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब वो जो रीतिबद्ध वाली जो लाइन थी वो थी, केशव पद्मा को भीख मणि दे मतीराम रस तो भूषेना। तो इसके अंदर हमारे केशवदास आ जाते हैं, भूषण आ जाते हैं, मतीराम आ जाते हैं, चिंतामणि आ जाते हैं, पद्माकर आ जाते हैं, भिखारी दास है, तोष है, रसलीन है, देव है और सेनापति। इसको मैंने अच्छे से समझाया। फिर हमारा होता है रीति सिद्ध। तो रीति सिद्ध है उसके अंदर भी कवि है, तो वो हमारे मैंने सूत्र बनाया, रामकृष्ण ने नृप की बेबी को हट से रस पिलाया पजनेस। इस प्रकार का एक लाइन बनाई जिसके अंदर हट्टी जी, कृष्ण कवि, बिहारी, बेनी, निवाज, पजनेस, रामसाई दास, रसनिधि, नृप शंभु और द्विजदेव, ये सारे इसके अंदर आ जाते। फिर जो पीछे बचते वो रीति मुक्त में आते और रीति मुक्त में ज्यादा कवि नहीं है इसके अंदर, जैसे घनानंद है, आलम है, बोधा है, ठाकुर है, ऐसे तो 4-5 नाम आते। तो ये हो गया हमारी रीतिकालीन जो एक जो काल है उस काल के बारे में हमने देख लिया कि रीतिकाल कहां से स्टार्ट हुआ था, कौन कौन सी इसके अंदर जो परंपराएं, कौन कौन से कवि शामिल है। अब यहाँ पर हम एक एक कवियों का अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो आज हम बात करेंगे केशवदास के बारे में, यानी केशवदास है उस केशवदास के बारे में पढ़ेंगे। तो केशवदास से के बारे में पढ़ने से पहले हमने जो पीछे क्या पढ़ा है उसके मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं जिनके जवाब आपको कमेंट में देने होते और कमेंट में आप जवाब उनके नहीं देते हो तो उनके जवाब देने की कोशिश करिए, जरूर आप उसके जवाब दिया करें। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, रुक्मणी मंगल रचना के रचनाकार है, चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक है, रामायण महानाटक के रचनाकार है, श्रृंगार सोरठ किसकी रचना है, रहीम का जन्म कब हुआ था। ये जो 5 दोए है जो परसों वाली क्लास थी उससे संबंध रखते हैं। कल तो हमने रिवीजन किया था तो परसों वाली क्लास से ये संबंध रखते और 5 ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनके जवाब आप मेरे को कमेंट में दीजिए। अगर आप नियमित जुड़े हुए तो अच्छे से आपको पता होगा। अब बात करते हैं केशवदास से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की, यानी केशवदास वो महत्वपूर्ण हमारे कवि लेखक है। बात करें केशवदास के जन्म की तो 1555 ईस्वी में केशवदास का जन्म हुआ था और मृत्यु है वो 1617 ईस्वी में हुई थी। तो 1555 में जन्म है और 1617 ईस्वी में मृत्यु है। आश्रयदाता की बात करें तो आश्रयदाता का नाम ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह था। ये मोस्ट है लाइन, यानी जो केशवदास है वो कहाँ रहते थे। तो रीतिकालीन जो कवि है, रीतिकालीन कवियों में क्या है कि रीतिकालीन कवि है वो आश्रयदाता के संपर्क में रहते थे। आश्रयदाता का मतलब है किसी जो राजा महाराजा उसके दरबार में ही रहते थे। तो जिसकी हम मारवाड़ी में कहावत है, जिसकी खाए बाजरी उसकी बजाय हाजरी, तो वही सिस्टम इनके साथ में था कि चाहे वो राजा कैसा भी है, जहां ये रहते थे तो उसी से इनका घर चलता था। तो इसलिए ये बड़ा चढ़ाकर उसका वर्णन करते थे, यानी उस राजा के बारे में, क्योंकि उसके बारे में हम भाई किसी चोर के बारे में कही ये चोर है तो उसको फिर गुस्सा आएगा। तो अगर ये चोर होता था तो भी बोलते थे कि नहीं ये तो ईमानदार है, साहूकार है। तो ऐसा ही सिस्टम था। तो रीतिकालीन कवियों ने वो बड़ा चढ़ा के वर्णन किया है। तो ये जो केशवदास है वो कहाँ रहते थे, ओरछा जो है वहां के नरेश है इंद्रजीत सिंह, नरेश का मतलब राजा होता है। केशव के संबंध में ये उक्ति प्रसिद्ध है, कवि को देने चाहिए विदाई पूछे केशव की कविता, यानी ये जो कठिन काव्य का प्रेत कहलाता है। कठिन केशव क्या कहलाता है, कठिन काव्य का प्रेत कहलाता है। क्यों, क्योंकि इनकी जो पंक्तियां होती थी वो ऐसे होती थी कि हर किसी को समझ में नहीं आती थी। तो जिस राजा को अगर कोई कवि पसंद आ जाता था और उसको वो विदाई देना नहीं चाहता था कि ये हमारे ही यहाँ रहे, तो वो उससे क्या है केशव की जो पंक्तियां होती उसका अर्थ पूछता था। तो कवि को देने चाहिए विदाई पूछे केशव की कविताएं। केशव अलंकारवादी आचार्य, यानी रसवादी आचार्य, अलंकारवादी आचार्य अलग अलग होते। तो ये केशव याद रखना, आपको पूछा गया क्वेश्चन है कि केशव किस तरह के आचार्य थे, तो ये अलंकारवादी आचार्य थे। ये हिंदी के पहले सर्वांग निरूपक रीति कवि माने जाते। सर्वांग का मतलब क्या होता है, देखो इसके टुकड़े कर लो, सर्व धन अंग, सर्व धन
अंग, ये हो गया बस। तो ये सर्वांग शब्द है, ये हो गया सर्वधन अंग। सर्व का मतलब सभी और अंग यानी जो हमारे शरीर के अंग होते। तो ये पहले हिंदी के कवि है जिन्होंने पूरे अंगों का, यानी जब भी हम किसी नायिका का वर्णन करते हैं, जैसे मान लिया उसकी चेहरे के बोल देते हैं कि उसका चेहरा वो कमल के समान है, तो वहां तक सीमित हो गया और सुंदरता बता दी हमने। इन्होंने, ये पहले कवि थे केशव जिन्होंने सर्वांग निरूपक रीति कवि माने जाते। क्यों माने जाते? इन्होंने एक एक अंग के बारे में वर्णन किया कि उसकी आंखें कैसी है, उसके गाल कैसे, उसके होठ कैसे, उसके बाल कैसे, उसका चेहरा कैसा है, ठीक है, उसके हाथ कैसे, उसके नाखून कैसे। तो कहने का मतलब नक्शिक वर्णन की बात करें हम तो पूरे अंगों का, तो इसलिए ये हिंदी में पहले सर्वांग निरूपक कवि माने जाते हैं। प्रमुख पंक्ति की बात करें, केशव केसन अस करी जिये दुख प्रकट करही चंद्रवदनी मर्गलोचनी बाबा कही कही जाए। ये केशव खुद के बारे में कह रहे हैं, यानी इन्होंने स्वयं के बारे में कहा है। केशव ने खुद ने क्या कहा है कि ऐसा माना जाता है कि एक बार ये रास्ते से जा रहे थे और जो पुराने टाइम में क्या होता कुआ होता है ना, उस कुएं पे कुछ युवतियां हैं वो पानी लेने गई हुई थी, तो वो पानी है वहां से भर रही थी, तो इनको प्यास लगी तो ये उनके पास में जाते और उनसे पानी पीने के लिए बोलते, तो उनको बाबा जी बोलती है कि आइए बाबा जी पी लीजिए पानी। तो अब केशवदास क्योंकि कवि थे और कवि कल्पना वो कहीं भी कर सकता है, तो कवि के मन में एक कल्पना आती है कि केशव केसन अस करी। केशव का मतलब होता है केशवदास जी खुद है, केसन का मतलब हो गया बाल, ठीक है, अस करी यानी ऐसा किया, यानी केशव तेरे साथ तेरे बालों ने ऐसा किया, क्योंकि बाल क्या हो गए थे, सफेद हो गए थे, केशवदास के बाल सफेद हो गए थे। जिये दुख प्रकट करी यानी इन बालों के कारण मेरे को आज ये दुख हो रहा है। क्या हो रहा है? चंद्रवदनी यानी जिसका वदन है वो चांद के समान है, वदन का मतलब शरीर है, तो जिनका शरीर है वो चंद्रमा के समान है। मर्गलोचनी यानी मर्ग जो हिरण होता है ना, हरिण होता है वो, हरिण हरिण यानी मृग लोचनी यानी हरिण के समान उसकी आंखें हैं, लोचनी यानी आंख। बाबा कही कही जाए यानी वो युवतियां, यानी का मतलब जो सुंदर युवतियां वो भी आज मेरे को बाबा कह रही है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि बाल मेरे सफेद हो गए। तो ये बात है वो केशव ने खुद के बारे में कही। अब प्रमुख जो रचनाओं की बात करें तो रसिक प्रिया 1591 ईस्वी में, यानी जो रसिक प्रिया वो 1591 ईस्वी में केशव की रचना है। इसके अंदर 16 प्रकाश है में विभाजित है। आगे देखिए 2 नंबर की रचना कवि प्रिया वो 1601 ईस्वी में और इसमें 16 प्रभाव में विभाजित। अब देखिए 16 एक तो हो गया प्रकाश और एक हो गया 16 प्रभाव, ठीक है। उसके अंदर पाठ है, जैसे 16 पाठ है तो इसके अंदर 16 प्रकाश नामदेव का, इसके अंदर 16 प्रभाव नामदेव का। अब देखिए वो क्या थी, वो रसिक प्रिया थी, रसिक प्रिया, और ये है कवि प्रिया, कवि प्रिया। अब दोनों में प्रिय प्रिय शब्द जुड़ा हुआ है, यहां कंफ्यूजन नहीं होगा। अब रसिक और कवि, तो देखो रसिक इसके अंदर स आ रहा है तो स आ रहा है, तो प्रकाश में भी स आ रहा है, तो कहने का मतलब रसिक है उसके अंदर स आ रहा है तो इसमें 16 प्रकाश है, और कवि है उसके अंदर जैसे वह आ रहा है तो उसके अंदर क्या है कि 16 प्रभाव है। समझ रहे हो? तो इस प्रकार करके आप इसको याद कर लीजिए, वरना एग्जाम में कंफ्यूजन होता है कि 16 प्रकाश किसमें था या 16 प्रभाव किसमें था। वहां पर नाम आएगा 16 प्रकाश है, 16 प्रभाव है, 16 सर्ग है, ठीक है, 16 स्कंद, इस प्रकार। तो हो गया। अब देखिए इसमें अलंकारों को महत्व दिया गया, किसमें? कवि प्रिया में अलंकारों को महत्व दिया गया। क्या लाइन लिखिए, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवर्त भूषण बिनु न विराज ही कविता वनिता मीत। कहने का मतलब एक जो स्त्री के बारे में, और दूसरी बात है एक जो कविता होती है उसके बारे में केशव ने वर्णन किया है कि जिस प्रकार अलंकार नहीं है, जिस कविता में अलंकार नहीं है तो वो शोभायमान नहीं होती है, उसी प्रकार एक स्त्री है जिसके गहने नहीं है तो वो भी शोभायमान नहीं होती है, चाहे वो कैसी भी हो। तो कहने का मतलब ये कह रहा है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी यानी वो अच्छे जाति की हो, अच्छे लक्षणों की हो, अच्छा उसका वर्ण हो, कविता के अंदर जैसे अच्छे वर्ण सारे हो, परंतु अगर उसके अंदर अलंकार नहीं है तो वो शोभा नहीं पाती है। उसी प्रकार अच्छे गुणों वाली हो, अच्छे रंग रूप वाली हो, कुछ भी हो, परंतु वनिता का मतलब स्त्री होता है, तो उसके अगर गहने नहीं है तो गहने से क्या होता है कि सुंदरता बढ़ जाती है। अभी एक बार नाम आ गया अलंकारों का तो थोड़े अलंकारों की बात कर लेते। अलंकार क्या है कि सुंदरता को याद, जब हमने अलंकार पढ़ेंगे वहां बताऊंगा। बाकी अलंकारों को फर्स्ट ग्रेड वाली क्लास के लिए मैंने तो वहां पर अच्छे से समझाया भी है। अलंकार का मतलब होता है कि जो गहना होता है, जो
ठीक है, यहाँ पर जैसे भूषण नाम आया तो भूषण का मतलब ये अलंकार, जो गहना, ये हो गया आभूषण। तो ये क्या करते हैं कि जो हमारी जो सुंदरता होती है, उस सुंदरता को सिर्फ बढ़ाने का काम करते, पैदा करने का काम नहीं करते, पैदा करने का काम नहीं करते। जैसे मान लिया कोई स्त्री है, वो सुंदर है, उसको जब गहने पहना देते तो वो चार चांद लग जाते और भी सुंदर हो जाती है। परंतु ऐसा नहीं है कि जो कोई कुरूप हो और उसको भी गहने पहना दे तो वो सुंदर हो जाती है, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब अलंकारों का, आभूषणों का काम सिर्फ इतना ही है कि उसकी जो सुंदरता है उसको बढ़ा देते, ठीक है, बाकी उसमें सुंदरता पैदा नहीं करते। वही होता है कविता में कि कविता में अलंकार लगाने से उसमें थोड़ा चमत्कार आ जाता है, परंतु उसके शब्द अच्छे नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है, तो वो रचना है, वो चाहे कितने ही अलंकार उसके अंदर डाल दो फिर वो अच्छी नहीं लगती है। 3 नंबर की हमारी रामचंद्रिका जो 1601 ईस्वी में, इसके अंदर 39 प्रकाश में विभाजित है। ये महाकाव्यात्मक रचना है, यानी ये महाकाव्यात्मक रचना, ये महाकाव्य है जो हमारी रामचंद्रिका है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे छंदों का अजायब घर कहा है। किसको? रामचंद्रिका को रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा है, यानी इसके अंदर बहुत सारे छंद है। 4 नंबर है वीर सिंह देवचरित जो 1607 ईस्वी में। 5 नंबर है रत्न बावनी 1607 ईस्वी में। 6 नंबर है जहांगीर जसचंद्रिका 1612 ईस्वी में। और 7 नंबर है विज्ञान गीता जो 1610 ईस्वी में। अब देखिए ये हमारे सामने 7 रचनाएं हो गई। अब इसको याद करेंगे क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है कि केशव की रचनाएं देते और फिर उसको क्रम से सेट करने का बोलता है कि पहले कौन सी प्रकाशित थी फिर कौन सी प्रकाशित, इस प्रकार। तो इन रचनाओं के कालक्रम से संबंधित मैंने एक छोटा सा सूत्र बनाया है। तो देखिए क्या बनाया है, रचनाओं का कालक्रम कैसे याद करेंगे। रसिक कवि रामवीर रत्न विज्ञान जहांगीर, रसिक कवि रामवीर रत्न विज्ञान जहांगीर। तो देखो रसिक पीरिया, कवि पीरिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित्र, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, ये हो गए इनके नाम। अब देखिए पहली जो है वो 1591 ईस्वी में है, रसिक पीरिया। फिर जो कवि पीरिया और रामचंद्रिका दोनों 1601 में है। फिर 1607 1607 में है। फिर 1610 है, फिर 1612 है। तो कहने का मतलब याद कैसे करोगे, 1591 में एक है, फिर 1601 दो बार लिख देना, फिर 1607 दो बार लिख दे, फिर 1610 और फिर 1612, इस प्रकार आप याद करोगे और ये एक लाइन। तो क्रम से आपको अच्छे से ये रचनाएं याद हो जाएगी। रसिक कवि रामवीर रत्न विज्ञान जहांगीर, इस प्रकार करके इसको याद कर लीजिए। अब इसके बाद में जो केशव थे, उन केशव से संबंधित जो वर्णन था महत्वपूर्ण, वो सारा वर्णन हमने यहाँ पर अच्छे से देखा है। क्लास आपको पसंद आई है तो जाते जाते इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट रहता है तो आप निसंकोच मेरे को कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा बिहारी के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।